Okay, welcome back students. So we are continuing with the preparation or the one shot revision for the NEET 2021. अब ध्यान से समझिए, कल हम बात कर रहे थे मेजरमेंट एरर्स की एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेक्टर्स. तो आज हम वेक्टर्स पे कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. अब वेक्टर्स में हमें किन किन सब टॉपिक्स पे सवाल पूछा जा सकता है, पहले अगर हम उन चीजों की तरफ ध्यान दें. एक तो कुछ रहेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स की, वेक्टर्स के रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में. उसके बाद विल बी आस्क्ड रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एसेंशियली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी. और उसके बाद कुछ एडिशन, कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी. तो ये इस तरह की कुछ चीजें हम देखेंगे वेक्टर्स में. चलिए बेटा, सो ज्यादा टाइम लिए बगैर लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग वेक्टर्स. अब ध्यान से समझिए बेटा बात को. The question we are given is which of the following group of forces cannot produce the resultant of 2 Newton. अब फोर्स जो है एक वेक्टर ही है. अगर हम वेक्टर की डेफिनेशन पे जाएं, now we know once we classify the physical quantities into scalars and vectors, the parameter of classification there is that as far as scalars are concerned, scalars are those physical quantities which have magnitude only. जहां तक vectors की बात है, they are those physical quantities which apart from having magnitude and direction also obey vector laws. So similarly हमारे पास फोर्स और वेक्टर है. आपके पास बेटा है कि इनमें से आपके पास ऑप्शंस दिए हैं. ये ऑप्शंस है 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, 11 न्यूटन. इनमें से किन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं हो सकता है? ठीक है ना. इस तरह के सवाल हमें नीट में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपके पास कोई वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे यहां पे फोर्स की बात हुई है, इनमें से किसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं हो सकता है. अब ध्यान से समझिए बेटा, अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करें, यहां ध्यान से समझिए, अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करें, हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा. क्योंकि ये कुछ बेसिक्स जो हम बता देंगे, ये बाकी क्वेश्चंस में भी हमें जरूरत पड़ेगा. सो वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. अब ध्यान से एक चीज मुझे बताइए बेटा, अगर हम इस कॉस थीटा की बात करें, इस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा +1. जाहिर सी बात है जब थीटा 0 होगा. जब थीटा 0 होगा तो इस cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है. और अगर इस cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो उस टाइम पे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है. दिस विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर. सो इफ यू कैंसिल द स्क्वायर एंड रूट, सो मैक्सिमम वैल्यू दो वेक्टर्स के बीच में इट विल बी सिंपली a प्लस बी. A plus B. So this is important. ध्यान से समझिएगा बेटा बात को. This is important. यहां ध्यान रखिए. So maximum value between these two vectors will be A plus B. यानी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड A है, दूसरे का मैग्नीट्यूड B है, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? A plus B. A plus B से ज्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है, ओके. अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू की बात करें, अगर इन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री है, यानी कि टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. सो अगर थीटा 180 डिग्री है, सो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा बेटा? -1, क्योंकि cos 180 इज -1. अगर cos 180 -1 है, यहां जब आप देखोगे इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, यानी कि हमें रिजल्टेंट बन सकता है अंडर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर. A minus b whole square. So once again, if we cancel the square and root, so minimum value जो हमें बनेगा, minimum value जो हमें बनेगा, it will be a minus b. A माइनस बी. तो अगर दो वेक्टर्स हमारे पास है, उन दो वेक्टर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? A प्लस बी. और उन दो वेक्टर्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? A माइनस बी. सो इफ वी हैव टू वेक्टर्स A एंड B, उनका वैल्यू जो है A प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता है और A माइनस बी से कम नहीं हो सकता है. इसी चीज को अगर हम एक इक्वेशन फॉर्म में लिखें, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो A प्लस बी या इससे कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है A प्लस बी, या इससे कम होगा, और A माइनस बी या इससे ज्यादा होगा. A माइनस बी से
ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, और a प्लस बी से कम होगा या उसके बराबर होगा। सो अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, उनका मैक्सिमम वैल्यू होगा a प्लस बी या तो उससे कम होगा, और मिनिमम वैल्यू होगा a माइनस बी या उससे ज्यादा होगा। अब यहां ध्यान से समझिए बेटा, ओके चलिए बेटा यहां ध्यान रखिए। अब एक हमारे क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए ना, हमारे पास है कि हमारे पास इन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं हो सकता है। चलिए पहले ऑप्शन की तरफ देखिए, यही फॉर्मूला जो हम अभी बता रहे थे। अब अगर हमारे पास दो फोर्सेस है 2 और 4 न्यूटन, हम देखेंगे इनका रेंज क्या हो सकता है। इनका रेंज मैक्सिमम वैल्यू होगा 2 प्लस 4 और मिनिमम वैल्यू होगा 4 माइनस 2। जो ज्यादा होगा वो बड़ा होगा, वो हम पहले लिखेंगे। 2 प्लस 4 इज 6, 4 माइनस 2 इज 2। सो 6 से लेके 2 तक इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। 6 से लेके 2 तक इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। यानी कि जब हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे 2 न्यूटन और 4 न्यूटन, इनका वैल्यू 6 से लेके 2 तक कोई भी हो सकता है। क्या ये 2 न्यूटन उसके बीच में आ जाता है? क्या ये 2 न्यूटन 2 और 6 के बीच में है? हां, यानी कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 2 भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो ये तो इसका सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें है विच ऑफ द फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ ध्यान रखिए बेटा। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। हम देखना है कि इन दो वेक्टर्स का रेंज कहां से कहां तक इनका वैल्यू हो सकता है। अगर हम 1 न्यूटन और 3 न्यूटन की बात करें, 1 न्यूटन और 3 न्यूटन का रेंज होगा 1 प्लस 3 से लेके 3 माइनस 1 तक, क्योंकि जो बड़ा है वो हम पहले लिखेंगे। इट मींस 4 से लेके 3 माइनस 1 इज 2। सो 4 से लेके 2 तक इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्या ये 2 उस रेंज में आता है? हां, यानी कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 2 न्यूटन भी हो सकता है। तो ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। अब इसकी तरफ देख लीजिए 5 एंड 10 न्यूटन। 5 एंड 10 न्यूटन, तीसरे ऑप्शन की तरफ देख लीजिए। 5 एंड 10 न्यूटन, 5 एंड 10 न्यूटन। अब देख लीजिए कि इनका रेंज कहां से कहां तक हो सकता है। सो इट विल बी फ्रॉम 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 टू 10 माइनस 5। सो 5 प्लस 10 इज 15, 10 माइनस 5 इज 5। सो 15 से लेके 5 तक इसका कोई भी ऑप्शन हो सकता है। यानी कि जब आप 5 न्यूटन और 10 न्यूटन को ऐड करोगे, इसका वैल्यू हो सकता है 5 से लेके 15 तक, ना तो 5 से कम ना 15 से ज्यादा। तो आपको क्या कहा जा रहा है? 2 न्यूटन क्या इसका वैल्यू हो सकता है? यानी कि क्या जब आप 5 न्यूटन और 10 न्यूटन दो वेक्टर्स को ऐड करोगे, क्या इनका रिजल्टेंट 2 न्यूटन हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसका वैल्यू जो है 5 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर्स को जब आप डिफरेंस करोगे उससे कम पॉसिबल नहीं है। सो 5 से लेके 15, तो जाहिर सी बात है इसका सही ऑप्शन यही है। लेकिन अगर हम एक्यूरेसी चेक करने के लिए लास्ट वाला ऑप्शन भी ट्राई करें, 10 न्यूटन एंड 11 न्यूटन, अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन भी देखें कि 10 न्यूटन और 11 न्यूटन, सो मैक्सिमम क्या होगा बेटा? 10 प्लस 11 से लेके 11 माइनस 10 तक, 11 माइनस 10 तक। 10 प्लस 11 इज 21, 11 माइनस 10 इज 1। यानी कि अगर हम इन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, 10 न्यूटन और 11 न्यूटन वाले वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, 10 न्यूटन और 11 न्यूटन को अगर हम ऐड कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट होगा 1 से लेके 21 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। और 1 से लेके 21 तक क्या ये 2 उसमें आ रहा है? हां, यानी कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 2 न्यूटन भी हो सकता है। लेकिन इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, जहां पे हम 5 न्यूटन और 10 न्यूटन की बात कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं हो सकता है। इनका रिजल्टेंट होगा 10 माइनस 5, यानी कि 5 न्यूटन से लेके 15 न्यूटन तक इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन 5 से कम या 15 से ज्यादा नहीं हो सकता है। सो सिंस 2 इज लेस देन 5, सो इसका आंसर थर्ड पार्ट रहेगा ये। तो इसमें हमें क्या याद रखना है इस तरह के सवाल में, कि दो वेक्टर्स का सम जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और दो वेक्टर्स का डिफरेंस जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। उससे ज्यादा या मिनिमम वैल्यू से कम उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। चलिए, स्विफ्टली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव हियर, ओके, which of the following group of
concurrent forces may be in equilibrium। अब ध्यान से समझिए बेटा, इस तरह के भी सवाल हमें पूछे जाएंगे। हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है, ये हमारे पास है, सपोज एक हमारे पास ऑप्शन है 10, 20, 40। ये सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में हमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ concurrent forces may be in equilibrium। और concurrent forces क्या है? concurrent forces those forces जो are acting at a single point। मे बी इन इक्विलिब्रियम का मतलब है जिनका रिजल्टेंट जीरो होगा, जिनका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो जब हमें इस तरह के सवाल पूछे जाएं कि इनमें से किस ग्रुप का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, वो हमें देखना होगा। तो हम बेटे क्या काम करेंगे, इसमें से हम एक को अलग रखेंगे जो सबसे बड़ा वाला है। इसमें कौन सा बड़ा है? 40 है। इस वाले में बड़ा कौन सा है? 5 है। इस वाले में कौन सा? ये तो सेम है, 20 है। और इसमें 40 है बड़ा सा। हम देखेंगे बेटा जो बाकी दो वेक्टर्स है इसमें 10 और 20, अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, बाकी दो वेक्टर्स क्या है? 10 और 20। इस 10 और 20 का, इन वेक्टर्स का रेंज कहां से कहां तक हो सकता है? यहां अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, इट विल बी 20 प्लस 10 से लेके 20 माइनस 10 तक, यानी कि 30 से लेके 20 माइनस 10 इज 10। यानी कि अगर मैं सिर्फ इन दो वेक्टर्स की बात करूं, जैसे मैं पहले क्वेश्चन में भी कहा था, इन दो वेक्टर्स का मैक्सिमम क्या होगा? 20 प्लस 10 दैट्स 30। इन दो वेक्टर्स का मिनिमम क्या होगा? 20 माइनस 10 दैट्स 10। यानी कि 10 से लेके 30 तक इन दो वेक्टर्स का रेंज कोई भी हो सकता है। अगर तीसरा वाला जो वेक्टर है अगर वो इस रेंज में आ रहा है तो इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। ध्यान से समझ बेटा, देखो इन तीनों का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ये तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। आप कहोगे कैसे? देखो इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 20 प्लस 10 दैट इज 30। अगर वो 30 और ये 40 अपोजिट डायरेक्शन में भी है, फिर भी इसमें से 10 बच जाएगा। सो इन तीनों का रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो कब होगा रिजल्टेंट? जब इनमें से प्रेफरेबली जब हम बड़ा वाला लेंगे और बाकी दो का रेंज, वो बड़ा जो है वेक्टर है वो उसी रेंज में आ जाएगा, तब जाके जीरो हो सकता है। देखो क्लियर होगा। चलिए हम दूसरा पार्ट लेंगे। इसमें बड़ा है 5। मैं इन दो वेक्टर्स की बात करूंगा 1 और 3। इनका रेंज क्या होगा? 3 प्लस 1 यानी कि 4 से लेके 3 माइनस 1 2 तक। सो 4 से लेके 2 तक इनका रेंज होगा। 4 से लेके 2 तक इन दो वेक्टर्स का रेंज मैक्सिमम होगा 3 प्लस 1 4, मिनिमम होगा 3 माइनस 1 2। सो क्या ये 5 इस रेंज में आ रहा है? 4 से लेके 2 तक इस रेंज में आ रहा है? नहीं। अगर ये उस रेंज में नहीं आ रहा है तो ये वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते हैं। ये वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। हमें लिखना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम में है। चलिए तीसरे पार्ट की तरफ देख लीजिए बेटा, क्योंकि ये इक्वल है तो कोई भी दो लीजिए। इन दो वेक्टर्स की मैं बात करूं 20 प्लस 20, तीसरा ऑप्शन। इनका रेंज, इन दो वेक्टर्स का रेंज कहां हो सकता है? मैक्सिमम क्या होगा? 20 प्लस 20 दैट्स 40। मिनिमम क्या होगा? 20 माइनस 20 दैट इज 0। यानी कि जब हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे हमें आंसर जो आएगा वो 40 से लेके 0 तक कोई भी वैल्यू पूछा जा सकता, कोई भी वैल्यू हो सकता है। और क्या ये 20 इस रेंज में आ रहा है? हाँ, ये 20 इसी रेंज में आ रहा है, 0 से 40 तक रेंज में ही आ रहा है। यानी कि ये भी ये जो है ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं क्योंकि एक वाला वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर्स को जब आप ऐड कर रहे हो उसी रेंज में आ रहा है, तब जाके वो तीन वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। इन दो का रेंज आपने कहा 20 प्लस 20 दैट्स 40, तो 20 माइनस 20 दैट इज 0। सो 40 से लेके 0 तक इनका कोई भी रिजल्टेंट हो सकता है। क्या ये 20 उसी रेंज में आ रहा है? हाँ, ये 0 से 40 तक ही आ रहा है, यानी कि इसका सही आंसर यही होगा। चलिए अगर हम चौथा ऑप्शन भी ट्राई कर ले, देखो इसमें से बड़ा ये है, इन दोनों का रेंज देखो कहां से कहां तक हो सकता है। 30 और 5 को देखो बेटा, 30 और 5 का रेंज हो सकता है 30 प्लस 5 दैट्स 35, तो 30 माइनस 5 दैट इज 25। सो इन दो वेक्टर्स का रेंज 25 से लेकर 35 तक हो सकता है। क्या ये वेक्टर इस रेंज में है? 25 से 35 तक है? नहीं, ये तो 40 है, यानी कि ये भी कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते हैं। आपको क्या था कि इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम में हो सकता है, तो उसमें याद रखना है बेटा कि आप प्रेफरेबली अगर तीनों में से एक बड़ा है, या तो तीनों बराबर है फिर किसी एक को भी ले लो, लेकिन अगर तीनों वेक्टर्स में जो बड़ा है उसको अलग ले लो और बाकी दो वेक्टर्स को ऐड करके देखो उनका रेंज कहां से कहां तक आ रहा है, और अगर तीसरा वेक्टर उसी रेंज में आ रहा तो वो इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, अगर नहीं तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव दिस वन इज ब्लर्ड आई गेस। Okay, now
what we can do is, चलिए, we can construct a figure here also. So from the figure the correct relation is हमें बेटा ध्यान में रखना है. So what we can do is, let's arbitrarily construct some figure. So this is a plus b plus e. This is a, no, this is probably e, and this is b, this is a plus b plus e. Then we have, this is C and this is D. Okay, this is D. Okay, let's see. हमारे पास बेटा, this is essentially based on triangle of vectors. Now what does triangle of vectors state? क्योंकि इनमें से फिर पहचाना कि कौन से रिलेशन सही है. अगर हम triangle of vectors की बात करें, triangle of vectors हमें बेटा किस चीज के लिए यूज होता है? दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं. अब कहां पे ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे और कहां पे पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे? इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, एंड इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट ऑर्डर, देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. एंड व्हाट does triangle of vectors state? It states that if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order, their resultant both in magnitude and as well as direction will be given by third side of the triangle taken in opposite order. Similarly, parallelogram law में भी हम कहते हैं, if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant both in magnitude as well as direction will be given by the diagonal of a parallelogram having the same starting point. ये तो फिलहाल triangle of vectors पे है. आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से देखो, triangle of vectors अगर मैं यहां कहूं, वो आपको कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है सेम ऑर्डर में, सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये सेम ऑर्डर में. सेम ऑर्डर का मतलब क्या बेटा? जहां पे एक वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ये सेम ऑर्डर हुआ. अगर आपके पास ऐसा होता, सपोज दो वेक्टर्स सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अपोजिट ऑर्डर हुआ, या दो वेक्टर्स का सेम ये इस तरह से है, टेल्स या हेड्स एक जगह पे है, वो अपोजिट ऑर्डर हुआ. अगर एक वेक्टर का जहां पे टेल है वहां पे दूसरे वेक्टर का हेड है, वो सेम ऑर्डर हुआ. यानी कि जहां पे एक वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, वो सेम ऑर्डर हुआ. तो अगर आपको कह रहा है कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, वो ट्रायंगल का तीसरा साइड देगा, वो ट्रायंगल का, लेकिन इन अपोजिट ऑर्डर. इन अपोजिट ऑर्डर का मतलब है वो ऐसे होगा, ये अपोजिट ऑर्डर. अगर आप इस वेक्टर को आर लिखोगे, सो आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी. अब आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सा सही है. देखो, पहला है a प्लस बी प्लस ई इज 0. a प्लस बी प्लस ई इज 0. पहले देखो बेटा, अगर आप इस वाली ट्रायंगल को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स यूज करोगे, आप देखो कौन कौन से वेक्टर सेम ऑर्डर में, a और b सेम ऑर्डर में. सो यू विल हैव a प्लस b और E भी सेम ऑर्डर में ही है. सो अगर तीन वेक्टर प्लस E, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, उनका रिजल्टेंट 0 है, उनका रिजल्टेंट. क्योंकि आप देखो बेटा, ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे. और वेक्टर्स में जैसे आप डिस्प्लेसमेंट में भी देखते हो, अगर कोई चीज जहां से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा. सो A प्लस बी प्लस ई तो 0 है ही, तो ये पार्ट तो सही है. ठीक है ना. अब हम यहीं पे मान लेते कि ये पार्ट सही है, लेकिन हमें यहां एक और ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दीज मे बी ये दो भी सही हो. सो लेट्स क्रॉस चेक इट. सेकंड बेटा, हमें सी डी और ए की बात है, सी डी और ए की बात है. अगर बेटा सपोज लेट्स से वी हैव दिस वे, ये हमारे पास वेक्टर्स है. अब इस पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स यूज करो. कौन कौन से सेम ऑर्डर में है? सी, इसमें एक्चुअली यू हैव सी डी और ई. अगर मैं सी डी और ए की अगर हम बात करें, देखो आपके पास इनमें तो सेम ऑर्डर में नहीं है, लेकिन अगर मैं इस डी के बदले माइनस डी लिखूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, सी प्लस, इस डी के बदले अगर माइनस डी लिखूं, फिर इसका एरो इस साइड आ जाएगा, मैं लूंगा माइनस डी. दिस इज इक्वल टू ये वाला फिर अपोजिट ऑर्डर में है. नो नो एक्चुअली दिस वी कैन डू इट दिस वे ऑल्सो. ए और सी सेम ऑर्डर में है, आई कैन राइट इट ए प्लस सी, ये सेम ऑर्डर में है, और डी अपोजिट ऑर्डर में. ए प्लस सी इज इक्वल टू डी. ए प्लस सी इज इक्वल टू डी. सो व्हाट वी कैन डू इज, क्या ये यही है? हाँ, अगर आप इस माइनस ए को यहां लाओगे बेटा, सी तो अपनी जगह है, माइनस ए वहां जाएगा, बनेगा सी प्लस ए
इज इक्वल माइनस डी, वहां जाके प्लस डी बनेगा। सो ये भी तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स है जो यही मिला, ए प्लस सी इज इक्वल टू डी, तो ये पार्ट भी सही है। जाहिर सी बात है जब दो पार्ट सही हुए तो इसका ऑप्शन जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक इट, बी प्लस ई माइनस सी इज इक्वल टू डी। सो एसेंशियली यू हैव टू रिमेंबर इज वी हैव टू अप्लाई द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स देयर। और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स क्या बताएगा, अगर दो वेक्टर जो है सेम ऑर्डर में हैं, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, इनका रिजल्टेंट जो है वो ट्राइंगल का तीसरा साइड देगा, प्रोवाइडेड you take that in opposite order. So this is essentially based on the graphical representation of triangle of vectors. चलिए बेटा, moving on to the next one we have here there are two force vectors, one 5 Newton and the other is 12 Newton. At what angle the two vectors be added to get the resultant vector of 17 Newton, 7 Newton and 13 Newton? ठीक है बेटा, आपके पास दो वेक्टर्स है, ध्यान से समझिए कौन कौन सा है, 5 न्यूटन और 12 न्यूटन है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप इन दो वेक्टर्स को किस एंगल पे ऐड करोगे ताकि आपको रिजल्टेंट 17 न्यूटन मिले, फिर 7 न्यूटन मिले, फिर 13 न्यूटन मिले। तो तीन अलग अलग क्वेश्चन एक्चुअली है। अब ध्यान से समझिए बेटा, अभी हम बात भी कर रहे थे कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो होगा तो उस टाइम पे रिजल्टेंट सिंपली होता है ए प्लस बी। अगर दो वेक्टर्स में एंगल 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट सिंपली मिनिमम होता है विच इज ए माइनस बी। और अगर रिजल्टेंट, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, अब यहां ध्यान रखिए। सो अगर आपने सिमिलरली अब अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 तो जीरो है, ये सारी टर्म फिर जीरो बन जाएगी। सो रिजल्टेंट विल सिंपली बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए अगर अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो है, व्हाट विल बी रिजल्टेंट, ए प्लस बी, दैट इज 5 प्लस 12 दैट इज 17। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है, द रिजल्टेंट विल बी 12 माइनस 5, जो बड़ा है वो हम पहले लिखेंगे, 12 माइनस 5, सो 12 माइनस 5 दैट इज 7 ऑब्वियसली न्यूटन। और अगर दो वेक्टर्स जो है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, द रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर मींस 144 प्लस 5 square is 25, so this is under root of 169, that is 13। ठीक है ना बेटा, सो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सो अगर हम जीरो, यहां पे जीरो होना चाहिए, यहां पे 180 होना चाहिए और यहां पे 90 होना चाहिए, 0 180 एंड 90। सो जीरो, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 0 180 एंड 90। यानी कि अगर इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो है विल गेट 17 न्यूटन, 180 डिग्री एंगल है विल गेट 7 न्यूटन, एंड अगर इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है यू विल गेट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 13 न्यूटन। तो इस तरह भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव, okay, this one is also interesting. We have two forces F1 and F2. We have two forces F1 and F2. They are acting on a body. One force is double than that of the other force and the resultant is equal to the greater force. Then the angle between the two forces is आपके पास बेटा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास अगर एक फोर्स है ना F1 is equal to F, दूसरा फोर्स जो है, दूसरा फोर्स it is double, it is 2F। ठीक है ना, वही है ना, टू फोर्स F1 and F2 are acting on a body, one force is double that of the other, ये डबल है, एंड रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना वो इस बड़े फोर्स के बराबर है, F2 के बराबर है। ठीक है ना, ये सिचुएशन आपके पास गिवन है, मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने वही चीज लिखा जो गिवन है। ठीक, ओके, चलिए मूविंग ऑन। अब देखो बेटा निकालना क्या है, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, the angle between the two forces is, formula क्या बेटा हमारे पास है, you have the formula under root of say f1 square plus f2 square plus twice f1 f2 cos theta, f1 f2 cos of theta, यही cos of theta हमने निकालना है। ठीक ना, ओके, रिजल्टेंट कितना है बेटा, रिजल्टेंट 2f है, so let's write it this way, 2f, this is equal to
अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर दैट्स f स्क्वायर, f2 स्क्वायर, f2 कितना है 2f, आई विल राइट 2f स्क्वायर, क्योंकि बाद में आप जल्दी करोगे, आई विल जस्ट टेक सम टाइम टू मेक द स्टेप्स slightly in detail. Then this is twice f1, that's f2 that is 2f into cos of theta, into cos of theta. Obviously we'll have this 2f, जल्दी से बेटा आप सॉल्व कर दीजिए जल्दी से. दिस इज f स्क्वायर प्लस 2f, दिस इज 4f स्क्वायर प्लस 2 into 2, this is also 4f square into cos theta, into cos theta. Obviously this is 2f is equal to under root of, jaldi se beta 4 plus 1 is 5f square plus 4f square cos theta, cos theta. What we can do is we can square both sides. अगर हम square करेंगे ये 2f जो है ये बनेगा 4f square is equal to 5f square plus 4f square cos of theta, cos of theta. चलो बेटा यहां हम साइड में देख लेते हैं, जैसे द लास्ट स्टेप यहां देख लो, दिस दिस विल बी 4f स्क्वायर माइनस 5f स्क्वायर दैट इज माइनस f स्क्वायर इज इक्वल टू 4f स्क्वायर cos थीटा, 4f स्क्वायर cos थीटा. तो cos f स्क्वायर दोनों साइड से बेटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/4. Cos theta will be equal to -1/4. So the angle between the two vectors will obviously be equal to, अगर cos theta -1/4 है, so theta क्या होगा बेटा, cos inverse -1/4. Cos inverse -1/4 will be the angle between the two vectors f1 and f2. ठीक है बेटा, चलिए. Now moving on to the next one, we have, once again we have some issue with the figure, but we'll try to just rectify it. You have the resultant of three vectors OA, OB and OC. So this is OA. Let's change. Okay, the resultant between, ये हमारे पास एक वेक्टर है बेटा OA, then you have this is say OC, ये भी R है, and this is A, this is C and this is B and this is also R. Obviously this is 45, this is 45. ठीक है बेटा, ये आपके पास फिगर दी हुई है और आपने क्या बताना है, देखो क्वेश्चन वी आर आस्क्ड इज द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स OA, OB एंड OC इज OA, OB एंड OC इज, इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें बताना है. ठीक है बेटा, अब रिजल्टेंट बताने के लिए देखिए आप, हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं. द एसेंशियल इशू हियर इज हाउ टू डू इट वेरी सिंपल. अब हमें पता है बेटा कुछ चीजें हमें याद हो रखने होते हैं वेक्टर्स में, जैसे इफ टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर द रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट देम. If the two vectors are inclined suppose at an angle of 90 degree, this vector जो है, ये वाला वेक्टर जो है OB है, ये ऑलरेडी इनको बाइसेक्ट कर रहा है. अगर मैं ये देखूं बेटा, if two vectors OA जो है ध्यान से समझिए, this is perpendicular to OC, OA is perpendicular to OC, ये दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों बराबर है. OA जो है वेक्टर जो है, OC जो है, दिस इज इक्वल टू R. अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, यहां से ये भी रेडियस है, यहां से यहां तक भी रेडियस है, ये भी रेडियस. अगर दोनों वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, if two equal vectors are perpendicular to each other, their resultant will obviously bisect them. This will act along this. इन दोनों का रिजल्टेंट पहले होगा कितना, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं लिखूंगा बेटा, रिजल्टेंट ऑफ दिस OA and OC, रिजल्टेंट ऑफ से OA प्लस OC, इन दो वेक्टर्स का अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं, OA एंड OC, अगर मैं इन वेक्टर्स के रिजल्टेंट की बात करूं, सो अगर मैं OA और OC के रिजल्टेंट की बात करूं, सो व्हाट विल गेट इज OA और OC का रिजल्टेंट कितना होगा, दो वेक्टर्स हैं, सो दिस विल बी √2 टाइम्स R, √2 टाइम्स R, क्योंकि दो वेक्टर्स जब एक ही डायरेक्शन, इट विल बी एक्चुअली अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 2R cos 90 डिग्री. सो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं यहां दिखा दूंगा बेटा, रिजल्टेंट इन दोनों का होगा अंडर रूट ऑफ, so let's change some color here, you will have it under root of R square plus 2R into cos of 90 डिग्री. cos 90 जीरो बनेगा, ये सारी टर्म जीरो है, R square plus R square, so resultant is under root of 2R square, ये स्मॉल और बाहर आ जाएगा, so that is
2r, क्योंकि इस सिर्फ r स्क्वायर का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। सो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है, ये वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट दैट इज √2r। नाउ दिस √2r और ये r जो है ये सेम डायरेक्शन में है। सो टोटल रिजल्ट, क्योंकि देखो दिस √2r जो इनका एंड OB जो है ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में है इनका सिंपली ऐड होगा। सो हमारा आंसर होगा √2r + r, क्योंकि √2r इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो आ गया √2r, वो √2r और ये r सेम डायरेक्शन में है, तो इनका सिंपली सम होगा। और अगर ये सम इनमें से कौन सा ऑप्शन है, obviously we may have to simply rearrange this, r को कॉमन निकालो बेटा, so you will get this way √2 + 1, √2 + 1 कौन सा ऑप्शन है? So you have √2 + 1, this one, so this one will be the correct option. Fine. Okay, next one. If a plus b divided by a minus b, the modulus of it is equal to 1, then the angle between a and b is. आप देखो बेटा, so you will have it this way, you will have this way a plus b, simply this is equal to a minus b, then this is equal to a minus b. ये a plus b और a minus b बराबर कब होगा? a plus b और a minus b बराबर कब होगा? So you will have √ इसको देखो बेटा, a square plus b square plus 2ab cos of theta, this is equal to √ a square plus b square minus 2ab cos theta, क्योंकि एडिशन के टाइम प्लस आ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन के टाइम माइनस आ जाएगा। सो रूट दोनों साइड से कैंसिल, a square you will have it a square b square you will have 2ab cos theta is equal to minus 2ab cos theta. So you will have 2ab ये यहां आ जाएगा, विल हैव 4ab cos theta is equal to 0। अब 4ab तो 0 नहीं है, इसका मतलब है कि cos theta is equal to 0, और cos theta 0 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा उस टाइम दो वेक्टर्स का a प्लस b विल बी इक्वल टू a माइनस b, या a प्लस b डिवाइड बाई a माइनस b इज 1। तो बेटा हमने क्या किया, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है a प्लस b डिवाइड बाई a माइनस b इज 1। मैंने a प्लस b को, मॉडुलस का मतलब है वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन, देन a माइनस b को यहां से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस b। a प्लस b को हमने लिखा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिमिलरली a माइनस b को यहां से माइनस किया, हमने सिंप्लीफाई किया, वी गॉट द cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। सो थीटा 90 डिग्री, दिस हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज एक्चुअली एंटी पैरेलल, ये यहां पे एंटी पैरेलल है। आपके पास बड़ा ऑप्शन है दैट इफ p इज इक्वल टू kq वेयर k इज ए कांस्टेंट, देन p इज पैरेलल टू q, p इज एंटी पैरेलल टू q, p is perpendicular to q, both 1 and 2, both 1 and if p is equal to q, k कोई कांस्टेंट है, k कोई कांस्टेंट है। अब ध्यान से समझिए बेटा, अगर ये सिंपल सी बात है, अगर k पॉजिटिव है, क्योंकि कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, अगर k, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया है कि क्या k पॉजिटिव कांस्टेंट है या नेगेटिव कांस्टेंट है, अगर k कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है p विल बी पैरेलल टू q। लेकिन अगर k नेगेटिव है, क्योंकि कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, अगर k नेगेटिव है देन p विल बी एंटी पैरेलल टू q, p विल बी एंटी पैरेलल टू q। सो चूंकि सिर्फ इसने मेंशन किया है वेयर k इज अ कांस्टेंट, सो ये पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। सो इसका ऑप्शन होगा बोथ a एंड b, बोथ a एंड b। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा ध्यान रखिएगा, अगर उसने मेंशन किया होगा इफ k इज पॉजिटिव कांस्टेंट फिर ये पैरेलल होगा, अगर उसने मेंशन किया होगा k इज नेगेटिव कांस्टेंट फिर ये एंटी पैरेलल होगा, और अगर सिर्फ मेंशन है कि k कोई कांस्टेंट है फिर ये पैरेलल भी हो सकता है एंटी पैरेलल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ k। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। We have the dot product of two vectors of magnitude 3 units and 5 units cannot be। आप दो वेक्टर्स, एक वेक्टर जो है 3, दूसरा वेक्टर है 5, इनके डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है,
इनके डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए बेटा। ए डॉट बी सपोज अगर हमारे पास है, हालांकि यहां ए और बी के वैल्यूज दिए हुए हैं, ए 3 है बी 5 है। ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू देखो, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बेटा, वो तभी होगा जब कॉस थीटा 1 है यानी कि थीटा 0 है, दैट विल बी ए इंटू बी, ए इंटू बी। और इनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो सकता है जब cos थीटा -1 हो, ये होगा मैक्सिमम होगा जब, यहां पे मैं लिखूंगा जब थीटा 0 होगा, और जब थीटा 180 डिग्री होगा इट विल बी माइनस ए इंटू बी, माइनस ए बी, जब थीटा 180 डिग्री होगा। अब आपके पास है कि आपके पास दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स हमारे पास बेटा, एक मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 5 है। इनका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, सो इनके डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू यहां पे ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू होगा 3 इंटू 5 दैट इज 15, और इनका मिनिमम वैल्यू होगा -3 इंटू 5 दैट इज -15। सो +15 से लेके -15 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है इनका, +15 से लेके -15 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्या 14 हो सकता है, हां ये भी हो सकता है। क्या -10 हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि -15 से लेके +15 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। ओके, अब क्या 16 हो सकता है, नहीं हो सकता है 16, क्योंकि -15 से +15 तक होगा। क्या -20 होगा, नहीं हो सकता है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 5 कैन नॉट बी 16, इट कैन नॉट बी -20, सो 1 and 2 यानी कि ये पार्ट इसका सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में फिर आप क्या याद रखोगे, इनमें से किन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सपोज के वैल्यूज क्या नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू होगा a इंटू बी, मिनिमम वैल्यू होगा माइनस टाइम्स a इंटू बी। सो यहां 3 और 5 था, 3 इंटू 5 इज 15, तो 15 से लेके -15 तक इनके वैल्यूज हो सकते हैं, ना तो 15 से ज्यादा ना ही -15 से कम। चलिए बेटा, so moving on to the next one, we have, okay, this one is also interesting. If you are given two vectors, I guess, yeah, two vectors, a is equal to 2i plus 3j minus k and b is equal to -i plus 3j plus 4k, then the projection of a on b is, यहां पे बेटा आप ध्यान रखना है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पे शायद यहां पे भी मैं एक दो क्वेश्चंस दिखा दूंगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पे, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले हमें प्रोजेक्शन समझना है, बिकॉज दिस इज एसेंशियली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यहां ध्यान रखिए बेटा, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है, बिफोर कि मैं ये वाला क्वेश्चन दिखा दूं, हमारे पास कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है आर। जब हम इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, हम इसका एक कंपोनेंट यहां से लेते हैं और एक कंपोनेंट यहां से लेते हैं, ठीक। चलिए अब बताइए कौन सा कॉस कंपोनेंट होगा, कौन सा साइन कंपोनेंट होगा, तब तक हम नहीं बता सकते जब तक थीटा को मेंशन ना करें। चलिए अगर ये एंगल थीटा है, हम इसको लिखते हैं और कॉस थीटा, और अगर ये वेक्टर इसको हम लिखते हैं और साइन थीटा, और साइन थीटा। तो बेटा और कॉस थीटा आपका इस वेक्टर का कंपोनेंट, और कॉस थीटा इज द कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन parallel to x-axis and or sin theta is the component which is perpendicular to x-axis। अगर मैं यहां पे सपोज ध्यान से समझिए बेटा ना, अब मेरे पास एक और वेक्टर यहां पे होता, यहां एक और वेक्टर होता, ये और है। अब यहां इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर था, वेक्टर ए, व्हाइट कलर जो मैंने दिखा दिया ये वेक्टर ए है। वेक्टर ए और में कितना एंगल था, थीटा। लेकिन अब जब मैंने और के कंपोनेंट्स किए, और कॉस थीटा और साइन थीटा, क्या मैं कह सकता हूं ना कि और कॉस थीटा इज इन डायरेक्शन ऑफ ए, और कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और कॉस थीटा जो है वो ए की डायरेक्शन में ही है, और साइन थीटा जो है और साइन थीटा इट इज परपेंडिकुलर टू ए, और साइन थीटा देखो बेटा ये परपेंडिकुलर है ना ए को। तो जब हमें प्रोजेक्शन निकालना होगा, अब प्रोजेक्शन में दो तरह के क्वेश्चन पूछे, जैसे एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमें दिए हुए हैं, फिर है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कभी हो सकता है प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। सो अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है, सो हमें बी कॉस थीटा निकालना है। सो अगर परपेंडिकुलर होगा फिर बी साइन थीटा निकालना होगा। अब चलिए बेटा
ओके, आप देखो बेटा, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, सो अगर हम ऐसे लिखेंगे बेटा, सो यू हैव ए डॉट बी, ये होता है ए बी कॉस थीटा, वी हैव टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सो हमें ए कॉस थीटा निकालना है। सो पहले देखो बेटा, ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ए डॉट बी देखो कितना आ रहा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखो, 2 इंटू -1 दैट्स -2 प्लस 3 इंटू 3 दैट्स 9 -1 इंटू 4 दैट्स -4। सो -4 -2 इज -6 प्लस 3, सो ये आ रहा है बेटा 3। सो ए डॉट बी का वैल्यू आ रहा है 3, ए डॉट बी का वैल्यू आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय, अब देखो बेटा, डिवाइडेड बाय यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए कॉस थीटा देखो बेटा कितना आ रहा है, यानी कि ए कॉस थीटा आपने निकालना है। सो व्हाट विल बी वेक्टर बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इट इज -1 स्क्वायर, दैट इज ऑब्वियसली -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो ऑब्वियसली इट इज अंडर रूट ऑफ 16 plus 9 that's 25, that's 26, under root of 26, under root of 26। so चूंकि हमें निकालना था प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो आपको A cos थीटा निकालना है। so आपको A cos थीटा निकालना है। अगर आप बेटा इस इक्वेशन से देखोगे, A cos थीटा अपनी जगह रखो, so A cos थीटा, so it will be A dot B divided by B, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सो दिस विल बी, ए डॉट बी कितना मिला हमें 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 26, अंडर रूट ऑफ 20। सो इस तरह के क्वेश्चन को देखो बेटा, आपको ए डॉट बी आप लिखोगे ए बी कॉस थीटा, अब प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना है ना ऑन बी, दैट इज ए कॉस थीटा आपने निकालना है। सो आपको ए डॉट बी चाहिए और सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ए डॉट बी हमें मिला 3 और बी का मैग्नीट्यूड हमें मिला अंडर रूट 26, सो 3 बाय अंडर रूट 26 इसका, so sorry not this one, 3 by under root 26, 3 by under root, ये वाला पार्ट इसका सही ऑप्शन होगा, not this one, 3 by under root of 26। okay next one, the angle made by the vectors a equal to I plus j with x axis is, एक वेक्टर बेटा आपके पास है, वो वेक्टर कौन सा है, वो वेक्टर है I plus j, वेक्टर है I प्लस, ये वेक्टर x एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, वेक्टर x एक्सिस से। एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास बेटा, हमारे पास होता है tan थीटा होता है। अगर आपके पास सपोज एक वेक्टर ऐसे होगा, कभी बेटा एक वेक्टर है axi प्लस ayj, ऐसे आपके पास कोई वेक्टर होगा, सो tan थीटा होता है ay डिवाइडेड बाय ax, ay डिवाइडेड बाय ax। सो ay कितना है बेटा, ay क्योंकि इसे है ना 1 यहां पे, ये भी 1 i प्लस 1 j है, दैट इज 1 बाय 1, दैट्स 1। सो आपको tan थीटा का वैल्यू 1 मिल रहा है। tan थीटा 1 होने का मतलब है थीटा इज 45 डिग्री, बात खत्म। थीटा इज 45 डिग्री, सो इट हैज टू बी 45 डिग्री। चलिए बेटा, सिंपली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, we have, if the vector I plus j plus k and 3i form two sides of a triangle, then the area of triangle is, then the area of triangle, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है a और b, एक वेक्टर ये है बेटा, आपको ये दिया हुआ है एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है, तो अगर ये दो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें अगर अपने क्रॉस प्रोडक्ट का पता होगा, इट इज 1/2 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमें यही होता, ये दो वेक्टर्स है, दे फॉर्म टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, टू साइड्स ऑफ ए, सपोज आपके पास ये वेक्टर्स है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, मान लो बेटा ये वेक्टर्स है ए और बी, दो वेक्टर्स आपके पास है, आपको कह रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम के दो साइड्स है, मान लो पैरेललोग्राम यहां से होगा, पैरेललोग्राम यहां से होगा, इसके दो साइड्स है, आप बताओ इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि मैं एक वाला दिखा दूंगा, दूसरा आप खुद देखोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंपली होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस
बी। लेकिन चूंकि इस पैरेललोग्राम में अगर आप देखोगे इसमें दो ट्रायंगल्स बनेंगे, एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला पार्ट है। सो अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने कभी निकालना होगा आप लिखोगे ए क्रॉस बी। लेकिन अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो तो जाहिर सी बात है ना, इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा, तभी हम लिखते हैं 1/2 ए क्रॉस बी। 1/2 ए क्रॉस बी, वही हमें यहां पे कैलकुलेट करना है, 1/2 ए क्रॉस बी। चलिए वो चीज हम देख लेंगे बेटा, 1/2 ए क्रॉस बी। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। सो हमने क्या याद रखना है बेटा, इफ यू आर गिवन टू वेक्टर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक 1/2 ए क्रॉस बी, और अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना फिर ए क्रॉस बी, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल। 1/2 ए क्रॉस बी। अब जाहिर सी बात है बेटा, सिर्फ यहां पे आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो बेटा, आई जे के, और यहां पे फिर 1 1, ये 1 1 1, और यहां पे 3 है 0 0। अब ये तो सॉल्व करना आ जाएगा हमारे डिटरमिनेंट फॉर्म में। चलिए हम यहां कर लेते हैं, लेकिन इसमें अक्सर एक्चुअली क्वेश्चन दिखाने का मकसद यही है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल है हम 1/2 ए क्रॉस बी लें, और अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है फिर हम ए क्रॉस बी लेंगे। चलिए बेटा इसको सिंप्लीफाई भी करो। सो विल हैव 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, इसका डिटरमिनेंट फॉर्म लिखो बेटा, आई इंटू, सो 1 इंटू 0 इज 0 माइनस 0, सो दिस इज 0 माइनस 0, प्लस j इंटू 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 1 इंटू 0 इज 0, प्लस k इंटू, सो k इंटू 1 इंटू 0 इज 0, माइनस 1 इंटू 3 इज 3। ठीक है बेटा, ये मिल रहा है। सो व्हाट यू गेट इज 1/2, यहां क्या बचेगा, ये तो 0 है, इट विल बी 3j माइनस 3k, 3j माइनस 3k। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इट विल बी 1/2, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो यू विल गेट इट 1/2, सो दिस इज ऑब्वियसली ट्वाइस 3 स्क्वायर, सो दिस इज रूट, दिस इज 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, सो इट विल बी 3√2, so root 2/2, so this is 3√2/2. So root 2/2 is 1/2, so this is 3 by under root of 2. Because root 2, this is root 2 divided by 2. This is root 2 divided by 2, that's 1/√2. So 3/√2 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए. So 3/√2, do we have some option like that? हाँ, 3 divided by √2. So I guess these are some printing mistakes, but 3/√2 should be the correct option. ठीक है बेटा, चलिए. Moving on to the next one. When A dot B, this is dot. When A dot B is equal to minus times A into B. So this essentially, this is some type of error here. This should not be there. So actually the question is this way. When A dot B is equal to minus times A into B, माइनस टाइम्स ए इंटू बी, देन फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अब जाहिर सी बात है बेटा, इनमें से क्या दो वेक्टर्स पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, वही तो ऑप्शंस हैं. अब बेटा ए डॉट बी कितना होता है? ए बी कॉस थीटा. सो यह आपको बराबर है माइनस ए इंटू बी. ए इंटू ए बी दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, यानी कि थीटा इज 180 डिग्री. सिंपल सी बात है, थीटा इज 180 डिग्री. सो ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, यानी कि दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. सो ए एंड बी आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन देयर. ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वन. The angle between the vectors I plus j and j plus k is. इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा? I plus j और j plus k के बीच में एंगल क्या होगा? अगर आप ध्यान से समझिए बेटा. Now if we do it, if we try to solve it this way, हमारे पास हमें ये पता हो बेटा, a dot b जो है ये किसके बराबर होता है? a b cos of theta. a b cos of theta. चलिए हमारे पास मान लो इस वेक्टर को मैं नाम देता हूं a, i प्लस जे को मैं a लिखता हूं, और ये जो है ना दूसरा j प्लस k, इस वाले वेक्टर को मैं b नाम देता हूं, a प्लस b. चले a डॉट b करो. a डॉट b देखो बेटा कितना आएगा? a
डॉट बी, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, सो यू हैव दिस आई प्लस जे डॉट जे प्लस के। जब आप i को j और k से डॉट प्रोडक्ट लोगे वो तो 0 आ जाएगा, फिर j डॉट j सिर्फ यहां बचेगा, सो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 1। सो a डॉट b इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। आप कहोगे कैसे बेटा? पहला आ जाएगा i डॉट j, वो भी 0, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज 0, बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। i एंड j 90 डिग्री, j एंड k 90 डिग्री, एंगल बिटवीन i एंड k इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स इज 0। तो i और i डॉट जे भी 0 आ जाएगा, फिर i डॉट के है वो भी 0, उसके बाद j डॉट जे वो 1 आ जाएगा, j डॉट के वो भी 0, यानी कि a डॉट बी हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a? अगर मैंने इस वेक्टर को a नाम दिया, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2। व्हाट इज ये मैग्नीट्यूड है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b? इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? j प्लस k का मैग्नीट्यूड क्या है? वो भी आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2। मुझे यहां पे क्या निकालना बेटा? थीटा। अगर इस इक्वेशन में से अगर हम थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, सो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा? यहां देखो, कॉस थीटा इट विल बी इक्वल टू a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट बी कितना मिला बेटा हमें? 1 डिवाइडेड बाय a कितना है? √2, b कितना है? √2। सो दिस इज √2 इंटू √2 इज 2, दैट इज 1/2। कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है? जब थीटा 60 डिग्री हो, यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होना चाहिए। सो दिस हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विच आर i प्लस j एंड j प्लस k। फाइन, चले बेटा नेक्स्ट। Okay, now this one is also interesting. The resultant of following three vectors is, this is again based on the resolution of vector, but obviously this will take some more time to make you explain how to solve these type of problems, क्योंकि बेटा इसमें resolution of vectors करेंगे। देखो resolution of vectors में और यहाँ पे कुछ specific चीजें बतानी है 37 डिग्री और 53 डिग्री के रिलेटेड। देखो अगर आपने इस वेक्टर को रिजोल्व करना है, ये वेक्टर तो माइनस j एक्सीज में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, और ये भी एक्स वाई प्लेन में ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे क्योंकि इस ओके अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, आराम से समझिएगा बेटा, चीज को आराम से समझिएगा। अगर मैं इस वाले वेक्टर की बात करूं 10x वाले वेक्टर की, अगर मैं इस वेक्टर को रिजोल्व करूं, इस वेक्टर का यहां से एक कंपोनेंट आ जाएगा जिसको मैं लिखूंगा 10x cos ऑफ 37 डिग्री, ठीक है बेटा। और इसी वेक्टर का cos ऑफ 37i, क्योंकि ये x एक्सिस में है, इसी वेक्टर का इस डायरेक्शन में जब रिजोल्व करेंगे इट विल बी 10x साइन ऑफ 37j, साइन ऑफ 37j। चलिए बेटा अगर आप इस वाले वेक्टर को हम रिजोल्व करेंगे, इस वेक्टर का इस वाले साइड में होगा, ये कितना है 5x cos ऑफ 53, लेकिन कौन सा? दिस इज माइनस आई, है ना। चलो फिलहाल मैं आई लिखूंगा, लेकिन ये माइनस आई जब हम वेक्टर्स में ऐड करेंगे, और इसका भी इस डायरेक्शन में होगा 5x एंड साइन ऑफ 53 ऑब्वियसली इट विल बी j, और ये तो माइनस j ही है ये। अब जब इन वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे, आपने रिजल्टेंट निकालना है। देखो बेटा रिजल्टेंट क्या होगा, इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा। एक्स एक्सिस में देखो कौन कौन सा है, एक्स एक्सिस में है, एक तो है 10x cos ऑफ 37 एक्स एक्सिस में, चलो मैं आई लिख रहा हूं साथ में, प्लस एक्स एक्सिस में और कौन सा बेटा ये, लेकिन ये माइनस लिखना है मैंने, चलो मैं माइनस लिखूंगा, चलिए माइनस लिखेंगे, माइनस 5x cos ऑफ 53i, ठीक, प्लस ये एक्स एक्सिस वाले हैं। वाई एक्सिस में देखो क्या है, ये दोनों प्लस वाई एक्सिस में है, ये माइनस वाई एक्सिस में है, तो प्लस वाई एक्सिस में क्या क्या है 10x साइन ऑफ 37j, और फिर ये भी इसी एक्सिस में है, प्लस 5x साइन ऑफ 53j
ये भी इसी एक्स एक्सीज में है और ये वाला भी वाई एक्सीज में ही है, लेकिन ये चूंकि डाउनवर्ड्स है, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा -5xj, -5xj। इस इक्वेशन को याद रखिएगा फिलहाल बेटा, इस में ध्यान रखिएगा इस वाली इक्वेशन में। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है, ये हमारे पास रिजल्टेंट है, ठीक है बेटा। अब मसला यहां पे एक चीज है कि यहां पे मुझे cos 37, cos 53, sin 37 और sin 53 के वैल्यूज चाहिए, जो कि नॉर्मली हमें टेबल के बगैर पता ना होंगे। तो इस चीज के लिए हम व्हाट वी डू इज, हमारे पास बेटा कुछ चीजें हमें इस तरह से याद रखनी है कि अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल है, अगर ये वाला साइड 4 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये एंगल होगा, दिस वन इज द शॉर्टर वन, सो दिस हैज टू बी, दिस एंगल विल बी 53 डिग्री, ठीक है, ओके। तो अगर आप ये साइड में मैं दिखा दूंगा, और सिमिलरली अगर आप इसी ट्रायंगल को लेकिन इस साइड से बता दो, ये बड़ा बनाओगे, ये छोटा बनाओगे इस साइड से, फिर ये एंगल, sorry, this angle has to be, just a second, this, okay, let's make it this way। अब ध्यान से समझिए बेटा, अगर आपके पास, if we have this one, if this is the shorter one, this way, this is 3, 4 and 5, this angle is 37 डिग्री। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास हो सकता है कि ये बड़ा हो सकता है परपेंडिकुलर, ये छोटा हो सकता है, दिस एंगल, so this is 4, this is 3 एंड दिस वन इज 5, तो ये एंगल 53 बन जाता है। ये पाइथागोरस में आपने याद रखना है कि हमारे पास इफ दिस इज 3, 4, 5 और 3, 4, 5, तो दिस इज 37 डिग्री, दिस इज 57 डिग्री। यहां से हम sin 37, cos 37, sin 53, cos 53 बना सकते हैं। अब यहां यूज कीजिए बेटा, यहां यूज कीजिए, सो दिस इज 10x इंटू cos 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5, 3/5 I माइनस 5x इंटू cos 53, यहां देखो बेटा cos 53 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, so this was 4/5, so this is the first one was cos 37 base by hypotenuse, this should be 4/5, and this is base by hypotenuse 3/5, so this should be 3/5 times I, ठीक है बेटा। अब J वाला देख लीजिए, प्लस 10x, दिस इज sin 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5, J प्लस 5x इंटू sin 53, यहां देखो बेटा 53, 4/5 इंटू J माइनस 5x इंटू J, 5x इंटू J। चलिए बेटा जल्दी से सिंप्लीफाई कीजिए अब। सो दिस इज 40/5, दैट इज 8i, ऊपर देखो बेटा 8i माइनस 5 और 5 कैंसल्स 3i, फिर ये देखो बेटा 5 2 10, दिस इज 3 2 6j प्लस 6j, 5 5 cancels plus 4j, obviously x is there with x is there everywhere, let me take x common, and then 4j minus 5j, so 8 minus 3 is, so x तो मैंने कॉमन लिया है, 8 minus 3 is 5i plus 6 plus 4 is 10 minus 5, this is minus 5j, so 5i minus 5j into x, 5i minus 5j into, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इन दोनों का वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो यू विल हैव अ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, x तो बाहर है ही, इसका रिजल्टेंट क्या होगा इस वाले का, दैट्स अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू, x तो है ही, दिस इज 5√2, सो ये इसका आंसर होना चाहिए, x 5√2, x 5√2, so this one is the correct option, 5√2x, so this will be the resultant of these three vectors, ये हमने बेटा ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए moving on to the next one, you have this way, this is again the directional cosines, this problem is based on the directional cosines where we will have to find the angle between the three vectors। आपके पास बेटा एक वेक्टर है a is equal to 3i plus 6j plus 2k mixed with the coordinate axis, क्योंकि ये 3 डायमेंशंस में है, x एक्सिस में है, y एक्सिस में, z एक्सिस में है, इसमें हम डायरेक्शनल कोसाइनस की जो बात करते हैं, डायरेक्शनल कोसाइनस की, अगर ये याद रखिएगा बेटा, अगर हमारे पास जो वेक्टर है a is equal to 3i, सपोज अगर जनरल में हमारे पास कोई वेक्टर होता है a is equal to axi
जनरल में, प्लस हमारे पास है ए वाई जे वाई कंपोनेंट है, प्लस ए जेड के जो है जो जेड कंपोनेंट में है। अगर हमें ए एक्स का निकालना होगा, ए एक्स, इसका डायरेक्शनल कोसाइन क्या है? अगर मैं लिखूंगा कॉस अल्फा, if alpha is the directional cosine of ax, this will be equal to ax divided by magnitude of a. Similarly, अगर मुझे cos beta निकालना होगा, beta means for this component, so this will be equal to ay divided by magnitude of a. Similarly, cos gamma will be equal to az divided by magnitude of a. These are the directional cosines. तो सिमिलरली अब पहले इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता बेटा मुझे कितना आएगा। इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अगर इस वाले वेक्टर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो कितना आ रहा बेटा? अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4, सो दैट इज 49, दैट इज 7। सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो आ रहा है हमें 40 अंडर रूट ऑफ 49, दैट इज 7। 7 इसका मैग्नीट्यूड है। अब अगर हमें इनके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के साथ देखना है, एक्स एक्सिस के, दिस इज ए एक्स, यहां देखो बेटा, दिस इज ए एक्स, दिस इज ए वाई, दिस इज ए जेड। सो अगर मैं सपोज कॉस अल्फा की बात करूं या अल्फा की बात करूं, सो दैट विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, विच इज कॉस इनवर्स ए एक्स कितना है बेटा? 3 डिवाइडेड बाई ए कितना है? 7, कॉस इनवर्स 3/7। सो दूसरा अगर मैं बीटा की बात करूं, दैट इज ए वाई बाई ए, कॉस इनवर्स ऑब्वियसली, सो इट इज कॉस इनवर्स ए वाई कितना है? 6, दैट इज 6/7। सिमिलरली गामा जो होगा इट विल बी कॉस इनवर्स ए वाई कितना है बेटा? दैट इज 2/7। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। सो कॉस इनवर्स, द फर्स्ट वन विल हैज टू बी द कॉस इनवर्स 3/7, कॉस इनवर्स 6/7, कॉस इनवर्स 2/7, 3/7, 6/7 and 2/7, 2/7. So this has to be the correct option for calculating the directional cosines. तो इसमें हम पहले इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर दिया था, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और फिर इस x कंपोनेंट के साथ होगा इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, इसके साथ जो एंगल बनाएगा इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है बेटा। सो ये रहा डायरेक्शनल कोसाइनस पे हमारे पास क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। If vector I plus j minus 2k and 2i plus 2j plus lambda k are parallel, then find the value of lambda. इस तरह में भी बेटा यहां पे भी हम एक ट्रिक से समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है फिर हम किसी अननोन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कि या तो एक तरीका है कि हम बेटा इक्वेशन फॉर्म में करेंगे कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है फिर a डॉट b यानी कि पैरेलल एंगल 0 है, a डॉट b बराबर होगा a इंटू b को, वहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे। या हमारे पास अगर दो वेक्टर्स बेटा पैरेलल होंगे उस केस में हम कहते हैं कि a1 by a2 ये बराबर होना चाहिए b1 by b2, ये बराबर होना चाहिए c1 by c2। ठीक है ना। ये a1 है, आप देखो बेटा इसका इस i का जस्ट अ सेकेंड, इस i का जो कोफिशिएंट है ये a1 होगा, इस j का कोफिशिएंट होगा b1, k का कोफिशिएंट जो होगा ना वो होगा c1, दूसरे वेक्टर का ये होगा a2, ये 2 जो होगा ना बेटा ये होगा b2 और ये लैम्डा जो है ना ये होगा c2। ये रेशियो इस चीज के बराबर होना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स को पैरेलल होना है, a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2, इट शुड बी इक्वल टू c1 by c2। जरा बेटा यूज कीजिए, यहां इसका कोफिशिएंट क्या है 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट क्या है 2 i का इज इक्वल, यहां j का कोफिशिएंट क्या है 1, यहां j का कोफिशिएंट क्या है 2, ये बराबर होना चाहिए। सिमिलरली यहां j का कोफिशिएंट क्या है, k का कोफिशिएंट क्या है -1, यहां k का कोफिशिएंट क्या है लैम्डा, ये चीज बराबर होना चाहिए। सो इट मींस -1 by लैम्डा शुड बी इक्वल टू 1 by 2, इट मींस लैम्डा शुड बी इक्वल टू -2।
lambda should be equal to -2. So lambda has to be equal to -2. ये इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा बेटा, हमें इसमें a डॉट b डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। दो वेक्टर्स तभी पैरेलल होंगे जब x कंपोनेंट, जो यहां x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो, x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होगा y कोएफिशिएंट्स के रेशियो को, वही z कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर होना चाहिए। जहां पे हमने लिखा था a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should essentially be equal to c1 by c2। चलिए बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो ये कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन हमारे पास है। फॉर द गिवन फोर्सेस F1 एंड F2 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब ध्यान से समझिए बेटा, F1 जो है x एक्सिस में है 5 न्यूटन है, F2 जो है वो y एक्सिस में है लेकिन मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। क्या बेटा आप ये कह सकते हो कि दोनों वेक्टर्स बराबर है? नहीं, दो वेक्टर्स को बराबर होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और उनका डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। इन दो वेक्टर्स, आप देखो बेटा, वेक्टर A जो है x एक्सिस में है, वेक्टर दूसरा वेक्टर जो है F1 y एक्सिस में है, ये F2 लिखना चाहिए था इसको, F2 ये y एक्सिस में है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। सो ये तो बराबर नहीं है, वेक्टर फॉर्म में ये बराबर नहीं है। हां, दूसरा ऑप्शन है इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, हां इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये तो सही है, मैग्नीट्यूड बराबर है। ये दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स देयर मैग्नीट्यूड, हां इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है? हां, x एक्सिस और y एक्सिस तो परपेंडिकुलर है। क्या इन दोनों दो वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स बराबर हैं? क्या इन दो वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स बराबर हैं? नहीं बेटा, यूनिट वेक्टर्स बराबर नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर हो, सपोज इसका यूनिट वेक्टर होगा i, इसका यूनिट वेक्टर होगा j, तो ये बराबर नहीं है। क्या इनके यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर है? हां है। क्या ये यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है? यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो हमेशा बराबर होता ही है। सो इस तरह से हम देखें, हमने ये देखना था कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दो वेक्टर्स को बराबर होने के लिए हमने याद रखना है कि उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तब जाके आप दो वेक्टर्स को बराबर इक्वल कह सकते हो। ओके ओके बेटा, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंपल सा कंसेप्चुअल है। आई गेस अगेन देयर इज सम टाइपोग्राफिकल एरर, लेट्स ट्राई टू मेक इट दिस वे। चलिए ये डायरेक्शन हमने बना दी है, ये डायरेक्शन हमने ऐसे बना दी है, ये डायरेक्शन हमने ऐसे बना दिया। आपको बताना है ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है। ए, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल कौन सा है। कभी कभार हम बेटा कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है ये वेक्टर ए है, जैसे सपोज हमने वेक्टर ए ऐसे दिखा दिया है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच में जो है वो एंगल कैसा होगा। वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल, यहां पे इसने 30 डिग्री लिखा है, तो ये बेटा वेक्टर्स के बीच में एंगल नहीं होता है। वेक्टर्स में बीच में कौन सा एंगल है? वेक्टर्स के बीच में आपने ए को, इनके बीच में एंगल ये वाला होता है, एक्सटर्नल एंगल। हां, अगर दो वेक्टर्स, ध्यान से समझिएगा बेटा बात को, अगर दो वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इनके बीच में एंगल 30 है, यही इनके बीच में एंगल रहेगा। लेकिन अगर एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल है तो एक्सटर्नल एंगल लेना होता है इन वेक्टर्स के बीच में। तो ए और बी के बीच में एंगल जो है ना वो ये होगा, इट विल बी 180 माइनस 30 विच इज 150, विच इज 150। सो ए और बी के बीच में एंगल होगा 150। फिर हमारे पास है बेटा बी और सी के बीच में, देखो ये बी है और ये सी है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर आप इस वेक्टर को डिस्प्लेस करोगे, इस वेक्टर सी को डिस्प्लेस करोगे, यहां ले जाओगे, सो ये वेक्टर बी है, अगर मैं इस सी को डिस्प्लेस करके यहां ले जाऊं, सो वेक्टर इसको डिस्प्लेस करके यहां ले जाऊं, सो ऑब्वियसली अगर इफ यू हैव नाउ से इफ दिस इज द वेक्टर बी, इफ दिस इज द वेक्टर बी एंड यू आर हैविंग सी दिस वे, you are having see this way, this was 60 degree angle, 60 degree angle, and now it is this way, this way. So ये एंगल कितना होगा बेटा? अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये वाला 60 डिग्री है, आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, तो ये देखना है ये एंगल कितना रहेगा, अकॉर्डिंगली आप एक्सटर्नल एंगल यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमें एंगल निकालना बिटवीन ए एंड सी, एंगल बिटवीन ए एंड सी, वो तो सिंपली 90 डिग्री है ही, तो सिंपली 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन दी टू
वेक्टर्स। तो सिंपल सी बात बेटा यहां समझनी क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हमें इस तरह से दिए हुए हैं, अगर दो वेक्टर्स हमें इस तरह से दिए हुए हैं, तो ये इनके बीच में एंगल नहीं होता है, एक्सटर्नल एंगल इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि यहां कुछ फिगर में ये एरोज नहीं आए थे, सो दैट वी जस्ट टेंटेटिवली ड्रिव दिस एरोज। लेकिन अगर दो वेक्टर्स हमारे पास ये होंगे तो यही इनके बीच में एंगल रहेगा। लेकिन अगर दो वेक्टर्स जहां पे खत्म हो रहा है वहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच में ये एंगल नहीं होता है, एक्सटर्नल एंगल इन दो वेक्टर्स के बीच में होता है। तो ये बेटा रहेगा हमारे पास फिलहाल कुछ वेक्टर्स के क्वेश्चंस। सो टिल देन नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग होपफुली विद द ग्रेविटेशन। टिल देन विल सी यू अगेन।